हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विथ अमरेश सर 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत अरबों का आक्रमण चर्चा करेंगे हम लोग। अब सभी नोट्स लिखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए आते हैं। चलिए देख लेते हैं। और मध्यकाल का ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला वीडियो है। मध्यकाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? भारत पर अरबों का आक्रमण, ये हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, पहले हम लोग भारत की स्थिति समझ लेते हैं। भारत में स्थिति कैसी थी पहले इसको जान लेते हैं। तो सिंध पर पहले ब्राह्मण वंश का शासन चल रहा था। ठीक, ब्राह्मण वंश का शासन चल रहा था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो चच ने किया था। स्थापना किसने किया था? चच ने किया था। बाद में इसी के भतीजे इसके भतीजे दाहिर सेन, इसी के भतीजे दाहिर सेन ने कमान संभाली। हालांकि संस्थापक जानते रहिएगा, संस्थापक नहीं भूलना है। और लेकिन ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण वंश ही शासन किया। इससे पहले यहाँ इस जगह पर राय वंश का शासन था। राय वंश को हरा के चच ने वहाँ ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था। अब इसके जो अंतिम राजा थे राय वंश के अंतिम राजा को हराकर सिंध पर पहले किसका शासन था? राय वंश का। राय वंश के अंतिम शासक को हराकर चच ने यहाँ शासन कर लिया। और इसी चच के भतीजे कौन है? राजा दाहिर सेन, पूरा नाम है इनका दाहिर सेन। ठीक है, ये नाम है इनका दाहिर सेन। अब आगे देखिए क्या हुआ, आगे की स्थिति देख लेते हैं। सिंध पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। सफल आक्रमण, हालांकि बहुत सारे आक्रमण हुए थे, कई आक्रमण हुए थे, उसको भी हम लोग आज देख लेंगे। चलिए आते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था सिंध वाले इलाके में, भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर, उस टाइम राजा कौन थे? दाहिर। कई और भी राजा थे जिनके साथ इसने मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया था। ठीक है, चलिए आते हैं। टाइम जान लीजिएगा, 712। दाहिर ने कब आक्रमण किया था? दाहिर पर 712 में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर का वो सिंध वाला इलाका, सिंध करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इन आक्रमणों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्रोत क्या है? तो स्रोत देख लेते हैं। देखिए, एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा पुस्तक है, लेकिन इसके लेखक कौन है ये आज तक रहस्य बना हुआ है। लेखक की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कुकी ने किया था। किसने? अबू बकर कुकी ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अबू बकर कुकी ने फारसी भाषा में किया था। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस्लाम का उदय। देखिए, इस्लाम का उदय मक्का सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ? मक्का सऊदी अरब में हुआ था। संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था मक्का में। हालांकि इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में। इन्हें इस्लामी कानून का संरक्षक कहा जाता था। क्या? इस्लामी कानून का संरक्षक। और काजी उल कुजात भी इनको कहा जाता था। इस्लामी कानून का संरक्षक, काजी उल कुजात, इन्हीं को कहा जाता था। और आगे देख लेते हैं हम लोग। माता कौन थी? माता इनकी अमीना, पिता अब्दुल्ला। पिता कौन है? अब्दुल्ला है। माता अमीना है। इनकी पहली पत्नी खादीजा थी।
जो बाद में प्रथम शिष्या भी बनी थी। बचपन का नाम, मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अल अमीन था। अल अमीन बचपन का नाम था। इनके उपनाम भी थे, जैसे पैगंबर, रसूल, नबी। इनके उपनाम हैं पैगंबर, रसूल, नबी, ये इनके उपनाम हैं। इनकी जीवनी देख लीजिए क्या है। नाट ए मोहम्मदी, नाट ए मोहम्मदी इनकी जीवनी है। नाट ए मोहम्मदी इनकी जीवनी है, जानते रहिएगा। बर्नी द्वारा इसका संकलन किया गया था। नाट ए मोहम्मदी का संकलन किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा किया गया था। बर्नी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? खुदाई इस्लाम, यानी जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब खुदाई इस्लाम कहलाए। 40 वर्ष की आयु में हीरा नामक पहाड़ी पर, है ना, उसके अंदर एक गुफा थी, उसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। संदेश किसने दिया था? जिब्राइल ने संदेश दिया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कबीले का भी नाम जान लीजिए आप लोग। कबीले का नाम है कुरैश। कबीले का क्या नाम है? कुरैश नाम है कबीले का। ठीक, कबीले का नाम कुरैश है। ये कुरैश कबीले का नाम है। और कुरान से संबंधित, जैसे कुरान की रचना की गई, कुरान के नियम में कानून को जवालित कहा गया। जवावित क्या कहा गया? जवावित कहा गया। 16 जुलाई 622 को मक्का से यशवीर यानी मदीना गए। मदीना यानी नबी का शहर। इसी घटना को हिजरी कहा गया। जब ये मक्का से मदीना गए थे, इस घटना को हिजरी कहा गया। और मदीना को क्या कहा गया? नबी का शहर, है ना। और 622 ईस्वी में एक नए संवत की शुरुआत हुई, जिसका नाम था हिजरी संवत। कब? 622 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रमुख वंश देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख वंश जो भारत पे आक्रमण किए थे, है ना, उन वंशों के माध्यम से भी बहुत सारे आक्रमणकारी दिखाई देते हैं। जैसे पहला जो आया था राशिदून वंश, पहला है राशिदून वंश। इसका अर्थ क्या है? राशिदून का सही राह पर चलने वाला। राशिदून शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि सही राह पर चलने वाला। राशिदून वंश के लोगों ने, आक्रमणकारियों ने कुल भारत पर 3 बार आक्रमण किया था। ठीक, राशिदून वंश कितनी बार आक्रमण? 3 बार। अर्थ क्या है? सही राह पर चलने वाला। राशिदून का मतलब है सही राह पर चलने वाला। भारत पर 3 बार आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे? उमरैयत खलीफा। उमरैयत खलीफा ने 4 बार आक्रमण किया था। जब उमरैयत खलीफा वंश का शासन आया, उसने भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किए। और यही नहीं, इसके बाद अब्बासी खलीफाओं ने भी आक्रमण किया था। उस्मानी लोगों ने भी आक्रमण किया था। ये सब जानते रहिएगा। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। राशिदून वंश के खलीफा कौन कौन थे ये देख लीजिए। देखिए, राशिदून वंश के जो खलीफा, इसमें आयशा के पिता और मोहम्मद साहब के ससुर, है ना, आयशा के पिता मोहम्मद साहब के ससुर। 600 टाइम देख लीजिए राशिदून वंश के खलीफाओं का, 632 से 634 तक। इन लोगों ने मदीना को राजधानी बनाया था। किसे? मदीना को राजधानी बनाया था। उसके बाद उमर, उस्मान, अली, ये लोग आए थे, है ना, इनको जान लीजिएगा। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनने का चांस कम है। और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, और देखिएगा,
उस्मानी खलीफा जो उस्मानी खलीफे को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का चांस है। देखिएगा, इसी उमरैयत जो खलीफा थे, इसी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। उमरैयत खलीफा वालों ने ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, है ना। 7वां आक्रमणकारी यही था, है ना। 7वां सफल नेतृत्वकर्ता यही है, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से भेजा गया था, किन लोगों ने भेजा था? उमरैयत खलीफा के लोगों ने भेजा था, ये जानते रहिएगा, ठीक। लेकिन अरबों ने सिंध पर विजय किया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कई ऐसे स्रोत हैं, इनमें से एक है फतहनामा। फतहनामा जो ग्रंथ है, ये किस बात की जानकारी देता है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी देता है। कौन? फतहनामा। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण देख लेते हैं, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, कारण क्या था? देखिए, कारण पहला ये है कि जो अरबी जहाज़ थे, इसके यहाँ के जो जहाज़ थे, यानी मोहम्मद बिन कासिम वाले क्षेत्र के जो जहाज़ थे, यानी अरबी जहाज़ों को सिंध के डाकुओं ने लूट लिया था। अब उनसे बदला लेना था, पहली बात। दूसरी बात, भारत के विषय में इन लोगों ने सुन रखा था कि भारत में बहुत सारा खजाना है, यहाँ जाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। भारतीय लोगों में आपसी फूट है, हम जब चाहे इसका लाभ उठा सकते हैं। एक को मारेंगे, दूसरा वाला हमारा समर्थन कर देगा, तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। इनमें लड़ाकू लोगों की संख्या कम है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ आपसी मतभेद था, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये ईरानी गवर्नर अल हज्जाज, नाम नोट करिएगा, ईरानी गवर्नर अल हज्जाज का दामाद एवं भतीजा दोनों था, है ना। उधर शादी विवाह हो जाता है, तो दामाद भी था, भतीजा भी था। और अल हज्जाज ने ही कासिम को भेजा था। ये जो अल हज्जाज है गवर्नर, इसी ने कासिम को भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसी अल हज्जाज ने भेजा था, जो ईरान का गवर्नर था, ठीक। अब जब ये भारत पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, देखिए अल हज्जाज गवर्नर है। ये क्या है? अल हज्जाज गवर्नर है, न कि अल हज्जाज वहाँ का खलीफा है। खलीफा कौन था ये देख लीजिए। खलीफा है, कहीं आपको वलीद मिलेगा, कहीं वहीद मिलेगा। वलीद या वहीद ये खलीफा थे, है ना। खलीफा के पद पे कौन है? वलीद या वहीद। गवर्नर कौन है ईरान का? अल हज्जाज। इसी गवर्नर का दामाद कौन है? दामाद एवं भतीजा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। चलिए आगे देखिएगा। अब स्रोत क्या है, कहाँ से जानकारी मिलती है? तो चचनामा के लेखक जानकारी तो देते हैं, लेकिन लेखक कौन है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है ना। ये अरबी भाषा में पहले था, है ना। ये अरबी लेखक था, तो इसलिए अरबी भाषा में लिखेगा। और एक नासिरुद्दीन कुबाचा, है ना, 13वीं शताब्दी में अबू बकर कुकी ने चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। कब? 13वीं सदी में अबू बकर कुकी ने चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, यही चचनामा। आगे देखिएगा, दूसरा स्रोत क्या है? किताब फुतूह अल बलदानी। किताब फुतूह अल बलदानी, ये दूसरा स्रोत है। इसके लेखक कौन है भाई? अल बिलादुरी। अल बिलादुरी इसके लेखक हैं, अल बिलादुरी। और ये कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के सहयोगी हुआ करते थे,
है ना, मोहम्मद बिन कासिम के सहयोगी हुआ करते थे। ठीक, आगे देखिएगा, इनके अनुसार मकरान जो जगह है, मकरान का गवर्नर मोहम्मद हारून था। मकरान का गवर्नर कौन था उस समय? मोहम्मद हारून। और संघर्ष किसके साथ? जाटों, मेड़ों यानी स्थानीय लोगों के साथ उधर इसका युद्ध हुआ था। अच्छा, भारत में इंटर होने के मार्ग देख लीजिए। मकरान वाला जो इलाका है, पाकिस्तान के क्षेत्र में हालांकि फ़िलहाल चला गया, मकरान वाला जो इलाका है, जल मार्ग है, फारस की खाड़ी वाले से आ सकते हैं। हैबर घाटी, बोलन घाटी, जो दर्रा वगैरह है, यहाँ से भी अब भारत में इंटर हो सकते हैं। ये हैं रास्ते। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम की प्रमुख विजय, कौन कौन सी विजय इसने किया था। पहला विजय है इसका देवल विजय। देवल विजय, देवल विजय या देवल अभियान, ये है देवल। कासिम ने यहाँ पहली बार आक्रमण किया और देवल एक बंदरगाह था। देवल बंदरगाह था और इसको इसने जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ तुरंत जजिया कर लगा दिया। जजिया कर उनसे लिया जाता था जो गैर मुस्लिम है ना। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू, जो मुस्लिम नहीं है उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो देवल अभियान में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम की। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा जो इसका आक्रमण हुआ, नीरुल नामक जगह पे आक्रमण किया है। नीरुल जानते रहिएगा, यहाँ बौद्ध और ब्राह्मण दोनों थे। इस जगह पे बौद्ध भी रहते थे और ब्राह्मण भी रहते थे। यहाँ भी इसने जीत लिया, यहाँ के लोगों को भी हरा देता है। दूसरी विजय नीरुल विजय, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की दूसरी विजय नीरुल विजय। नीरुल विजय के बाद इसका उत्साह और बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे सेहवान विजय किया। यहाँ कौन शासक था? दाहिर का नाम सुने होंगे आप लोग, राजा दाहिर। दाहिर के चचेरे भाई हैं बजहारा, कहीं बजहरा मिलेगा, कहीं बजहारा मिलेगा। ये शासन कर रहा था, है ना। कासिम ने इसको भी हरा दिया, कासिम द्वारा ये भी पराजित हो जाता है। तब ये बजहारा भागकर जाटों के यहाँ शरण लिया। किसके यहाँ? जाटों के यहाँ जाकर शरण ले लेता है। इस तरह से अपनी जानें बचा पाता है। अगली विजय देखिएगा, अगली विजय है बोधिया विजय। बोधिया जगह है, बोधिया। यहाँ जाटों का शासन था, है ना। जाटों का शासन था और जाटों का राजा कौन था? जाटों का नेता यानी राजा काक था, उसका नाम था काक। इसने देखते ही आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं भैया हम आपसे लड़ाई कर लेंगे, नहीं हम आत्मसमर्पण करते हैं। तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया, बोला आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम अपनी सेना लेके जाएंगे, बशर्ते आप हमारे राज को बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बोला ठीक है, साथ देते रहना, है ना। तो यहाँ से कौन साथ दे रहा है अब? काक। किसका नेता है? जाटों का नेता है। जगह बोधिया जगह है, ठीक। अगला विजय है राबर विजय। राबर, देखिए यही राबर विजय है। इस राबर विजय में राजा दाहिर लड़ते हुए मारे गए, ना। दाहिर लड़ते हुए मारे गए। इनकी पत्नी जो थी रानी बाई, हालांकि इनकी दो पत्नियां थीं, आगे मैं बताऊंगा। इनकी पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया। जौहर की पहली घटना है ये, जौहर की पहली घटना है। कौन जौहर कर लेता है? इनकी पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया। आगे देखिएगा, अब भारत में राज्य देखिए कौन कौन से हैं, वो किस दिशा में देखिए। हालांकि जब ये रानी जौहर की है, जौहर की भारत में पहली घटना है, इसको नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कि पश्चिम में और पूर्व में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। पश्चिम में देवल है, नेरुल है, सेवान है, बोधिया है। ये चार राज्य पश्चिम में हैं।
किस नदी के? सिंधु नदी के पश्चिम में। सिंधु के पश्चिम का भाग है, इसमें 4 राज्य हैं, देवल, नीरुल, सेहवान, बूधिया। जबकि सिंधु के पश्चिम में देखेंगे तो राबर है, ब्राह्मणवाद ऐसे करके कुछ जगह है, यानी कुल मान के चलिए ब्राह्मणों का वहाँ शासन था। और ओट है, उसके बाद मुल्तान है। ठीक, अब भैया इधर के राज्यों को हरा लिया तो अब नदी के इस पार चला गया। इधर के राज्यों को हरा दिया है, अब नदी के इस पार आया। इस पार आके किसको किसको हराएगा? राबर को, ब्राह्मणवाद को, अरोट को और मुल्तान को हरा देगा। सिंधु के पश्चिम में 4 राज्य, सिंधु के पूर्व में 4 राज्य। गया कैसे? नाव से गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा अभियान इसका देखिएगा। चौथा अभियान ब्राह्मणवाद जो जगह थी वहाँ गया। यहाँ दाहिर का पुत्र था जय सिंह। कौन है? दाहिर तो मर चुके हैं। दाहिर के पुत्र कौन है? दाहिर के पुत्र हैं जय सिंह। ठीक, दाहिर के पुत्र कौन है? जय सिंह का नाम नोट करते चलिएगा। चलिए आते हैं। दाहिर के पुत्र हैं जय सिंह। जय सिंह का यहाँ शासन था। कासिम ने इनको पराजित कर दिया, लेकिन ये बड़े चतुर निकले। इन्होंने कहा महाराज हमें क्यों हरा रहे हैं, हम तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम स्वीकार करना चाहते, बड़ा अच्छा लगता है हमें इस्लाम, जान बचाना चाहते थे। तो यहाँ दाहिर के पुत्र जय सिंह ने क्या किया? इस्लाम को स्वीकार कर लिया, यानी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इसलिए दाहिर ने इनको क्या किया? कासिम ने इनको छोड़ दिया। ठीक, कासिम ने इनको छोड़ दिया। अब अगला विजय देखिएगा। अगला क्या है? देखिए, कासिम की 2 पत्नियां थी, मैंने अभी बताया आपको। कासिम की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था लाड़ी बाई। ठीक, दूसरी पत्नी लाड़ी बाई। इसकी 2 पुत्रियां थी, यानी दाहिर की दूसरी पत्नी से 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था सूर्य देवी, दूसरी का नाम था परमल देवी। ये किसकी पुत्रियां हैं? राजा दाहिर की पुत्रियां हैं। यानी राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी ने तुरंत जौहर कर लिया, दूसरी पत्नी जो बची थी उसी से ये 2 पुत्रियां थी, ये बड़ी हो गई थी। अब मोहम्मद बिन कासिम जो बगदाद का खलीफा था, खलीफा का नाम पहले बताए थे वलीद या वहीद, उसको उपहार में इन दोनों को सौंप दिया। बोला महाराज खुशखबरी है, और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां हैं, मैं इन्हें गिफ्ट के रूप में आपको दे रहा हूँ, उपहार के रूप में दे रहा हूँ। ठीक, वहाँ भेज दिया। लेकिन जब वहाँ भेजा, इन दोनों ने कहा कि महाराज जब ये, अब हालांकि भेजने के बाद अभी भी ये भारत में है, इन दोनों को भिजवा कहाँ दिया? वलीद या वहीद के पास। अभी अपने भारत में ही था, युद्ध कर रहा था। जब सूर्य देवी और परमल देवी वहीद से मिली, खलीफा से मिली, तो बोली कि कासिम ने पहले ही हमारी सतीत्व को या कौमार्य को भंग कर दिया है ना, पहले ही भंग कर दिया है महाराज। ये खलीफा बहुत नाराज़ हुआ, बोला कासिम को जल्दी लाओ, मारने का आदेश दे दिया कि कासिम को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ, मुझे क्या चाहिए? कासिम चाहिए। बताओ, इतना बड़ा अपराध किया है। अब कासिम, भारत में तुरंत ये सूचना पहुंची, अब कासिम को पकड़ लिया गया। कासिम को बैल की खाल में रख कर, सील कर, है ना, बैल की खाल पहले उतारी गई। उस बैल की खाल में, जैसे पोस्टमार्टम वाली लाश देखे होंगे आप लोग, उसको बढ़िया से विधिवत सील उल के पैक करके
भेजा जाता है कभी दुर्घटना होती तो। ऐसे ही बैल की खाल में रख कर उसको बढ़िया से सील कर, है ना। अब इसको लाया गया रहा था कहाँ, बगदाद। बगदाद इसको लाया जा रहा था और रास्ते में इसकी हो जाती है मृत्यु। कब, 714 में कासिम की हो जाती है मृत्यु। ठीक, और कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। अरोर जो जगह थी, अरोर ये सिंध की राजधानी थी। अरोर सिंध की राजधानी थी और मुल्तान पे इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ इसे इतना सोना मिला, बहुत ज़्यादा सोना मिला, तो मुल्तान का नाम इसने रख दिया स्वर्ण नगरी। सोना बहुत ज़्यादा मिला था इसलिए मुल्तान का नाम रखा स्वर्ण नगरी। और 13 में कासिम ने यहाँ अधिकार भी कर लिया था। हालांकि 14 में इसको वलीद जो खलीफा थे बुला लिए और मृत्युदंड दे दिए। हालांकि सील कर इनको ले जाया जा रहा था रास्ते में, सॉरी इनको नहीं, इसको सील कर ले जाया जा रहा था और रास्ते में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक, अब इसके बाद अगला जो आएगा अरब आक्रमण हम लोग देखेंगे। सॉरी, अब इसका प्रभाव थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रभाव क्या पड़ा, अरबों के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में। पहला प्रभाव ये है कि भारत में ऊँटों का पालन शुरू हो गया, खजूर की खेती होने लगी, फारसी भाषा का प्रचलन हुआ और भारतीय ज्ञान में भारतीय जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसको अरबों ने यूरोप तक फैला दिया, है ना। कहाँ तक, यूरोप तक फैला दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के दूसरे वीडियो में। यह पहला वीडियो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों के दोस्त मित्र जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनके यहाँ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग।